इजराइल में अमेरिका तो ईरान में रूस। इस्माइल हानिया की मौत पर बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सपोर्ट में खुलकर आया पुतिन का देश रूस। पुतिन के बेहद करीबी सरगेई शोइगु पहुंचे ईरान। इजराइल के लिए बुरी खबर। इस बीच इजराइल और अमेरिका से युद्ध का खतरा। ईरान का कर्ज उतार रहा रूस। भेजे हथियारों से भरे प्लेन, अटकलें तेज। इसी के साथ आपको बताएंगे बांग्लादेश में 15 सालों से सत्ता पर काबिज शेख हसीना का पतन। कैसे स्टूडेंट को मिली ये कामयाबी। सजदा रेजा, उठाया इस्लामिक झंडा। आखिर क्या है वजह कि पीएम मोदी के करीबी शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, शहीद इस्माइल हानिया की मौत को लेकर इस वक्त मध्य पूर्व में बेहद तनावपूर्ण माहौल है, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर रखा है कि वो इसका जवाब जरूर देंगे और उसका जवाब इतना खतरनाक होगा कि इजराइल कभी नहीं भूलेगा। ऐसे में इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका हर कोशिश कर रहा है। अमेरिका पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री दुनिया भर के देशों से संपर्क कर रहे हैं कि ईरान को रोकें और शांति के ज्ञान दे रहे हैं। यानी पहले अशांति फैलाने वाला यही देश है और बाद में जब कोई दूसरा पक्ष जवाबी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं तो ये देश शांति के ज्ञान दे रहे हैं। इस वक्त अमेरिका ने कई वारशिप्स मध्य पूर्व में भेज दिया है और अमेरिका के हाई लेवल सैन्य अधिकारी लगातार इजराइल का दौरा कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका का कट्टर दुश्मन रूस भी एक्टिव हो गया है और रूसी राष्ट्रपति के बेहद करीबी सहयोगी ईरान का दौरा कर रहे हैं। ये ईरान के लिए एक बड़ी बात है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर पूरी दुनिया में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने उनके पड़ोसी देशों को आगाह कर दिया है कि वो इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में रूस का यह कदम इजराइल के लिए बड़ा झटका है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख सरगेई शोइगु ने तेहरान में ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसी खबरों के बीच हुई है कि ईरान और उसके सहयोगी सशस्त्र समूह इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरगेई शोइगु रूस के पूर्व रक्षा प्रमुख भी है। ऐसे में इसे मिलिट्री के मामले में काफी अच्छा नॉलेज है और इसे पुतिन का सबसे सहयोगी ऑफिसर में से एक कहा जाता है। ऐसे में जब अमेरिका लगातार इजराइल की बचाव की बात कर रहे हैं कि वो ईरान के हमले से इजराइल की हिफाजत करेंगे, तो ऐसे समय में रूस के हाई लेवल ऑफिसर की ईरान दौरा कई मायनों में बेहद अहम है और ये बताते हैं कि रूस इजराइल के खिलाफ ईरानी कार्रवाई का समर्थन करते हैं। रूस ने पिछले सप्ताह ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या की निंदा की है। दरअसल हाल के वर्षों में ईरान और रूस करीब आए और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध एक अनौपचारिक गठबंधन बनाया है। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार ईरान के सैन्य प्रमुख बागेरी ने शोइगु के साथ अपनी बैठक में कहा, अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि दुनिया एक ध्रुवीय शक्ति से आगे बढ़ चुकी है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने बातचीत के स्तर को मजबूत करने, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, द्विपक्षीय रक्षा, सैन्य संबंधों और आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा करने के उद्देश्य से विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, ईरान और रूसी संघ के बीच संबंध रणनीतिक, गहरे और दीर्घकालिक है और सरकारों के बदलने से बाधित नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय सहयोग का स्वागत करते हैं। इस दौरान रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव ने कहा कि उनका देश क्षेत्रीय मामलों में ईरान के साथ सभी तरह के सहयोग के लिए तैयार है। इस्माइल हानिया की कायरतापूर्ण हत्या की निंदा करते हुए शोइगु ने कहा कि इस जघन्य अपराध के अपराधी क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आगे की खबर बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि नए आने वाले साथी MW न्यूज को सब्सक्राइब कर लें ताकि मध्य पूर्व की तमाम खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, इजराइल के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान के रूस ने मदद की है। रूस की ओर से ईरान को कथित तौर पर कुछ हथियार मुहैया कराए गए। बुल्गेरियन military.com ने अपनी रिपोर्ट में ईरान ऑब्जर्वर की ओर से एक्स अकाउंट पर साझा की गई तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया है। ईरान ऑब्जर्वर एक्स अकाउंट पर ही
हाल ही में एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया गया कि गेलिक्स एयरलाइंस का एक रूसी IL-76TD कार्गो एयरक्राफ्ट 2 अगस्त को तेहरान हवाई अड्डे पर उतरा है। ये एयरलाइन हथियारों के ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है। ऐसे में रूस से ईरान में हथियार आने का दावा किया जा रहा है। ईरान ने हालिया समय में यूक्रेन युद्ध में उलझे रूस की काफी मदद की। खास तौर से ईरान ने रूस को शहीद ड्रोन मुहैया कराए थे। ऐसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि अब रूस की ओर से सहायता की जा रही है। गेलिक्स एयरलाइन के विमान पहले भी हथियारों का ट्रांसपोर्ट करते रहे हैं। रूस के जिस IL-76TD एयरक्राफ्ट के ईरान पहुंचने का दावा किया गया है वो करीब 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ हथियार और सैन्य उपकरण ले जा सकते हैं। इस विमान से BTR बख्तरबंद कार्मिक वाहक और यहाँ तक कि T-72 जैसे हल्के टैंक भी भेजे जा सकते हैं। ये हॉवित्जर और कई रॉकेट लॉन्चर जैसे तोपखाने के टुकड़े भी ले जा सकते हैं। भारी हथियारों और वाहनों के अलावा IL-76TD S-300 या S-400 जैसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर रडार सिस्टम और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों का ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। ये खूबियां इसे विभिन्न सैन्य अभियानों के लिए खास बनाती है। ये साफ नहीं है कि अगर इस विमान से ईरान में हथियार आए हैं तो वो किस तरह के हैं। माना जा रहा है कि इसमें ऐसे हथियार हो सकते हैं जो इजराइल से निपटने में ईरान की मदद करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंचे। यहां से लंदन, फिनलैंड या दूसरे देश जा सकती है। हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की सेना प्रमुख ने कहा, हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही लोगों को खबर मिली कि शेख हसीना देश छोड़ चुके हैं तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जश्न मनाने लगे। यही नहीं, कई लोग सजदा रेजा हो गए और कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसा झंडा भी दिखा जो अफगानिस्तान के तालिबान का है। और ये तस्वीर सोशल मीडिया में काफी वायरल भी हो रही है और दुनिया भर के मुसलमान बांग्लादेश के युवाओं को बधाई भी दे रहे हैं। बांग्लादेश के यूजर लिख रहे हैं कि अल्लाह से दुआ है कि हमारे देश को ऐसा नेता मिले जो किसी विदेशी शक्ति और आस्था के हितों के बजाय वास्तव में उनके हितों और आस्था का पैरवी करता हो। आपको बता दें कि शेख हसीना को PM मोदी का काफी करीबी माना जा रहा है। शेख हसीना को एशिया का सबसे मजबूत महिला माना जाता था, लेकिन बांग्लादेश में ही बड़ी संख्या में लोग इसे तानाशाह भी मानते हैं, जो गलत तरीके से 15 सालों से सत्ता पर काबिज थे और विपक्षी नेताओं को अपने मन मर्जी से जेल में बंद कर रखा था। कुछ पार्टियों को भी बैन कर दिया था। इस बार चुनाव में भी विपक्षी पार्टी ने बहिष्कार किया था। इस बीच राष्ट्रपति ने जेल में बंद पूर्व PM और विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें 2018 में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 17 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन हुआ था। जुलाई 2022 में ऐसी ही स्थिति बनी थी। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे और राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से बांग्लादेश में स्टूडेंट विरोध कर रहा था, जिस दौरान लगभग 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह की कई वजह है, जिसमें आरक्षण भी है, जहां स्टूडेंट को नजरअंदाज किया गया और स्वतंत्रता सेनानियों को ज्यादा ध्यान रखा गया। इस पर स्टूडेंट काफी ज्यादा नाराज थे। इनके अलावा शेख हसीना द्वारा स्टूडेंट को रजाकार कहना, यानी इसका मतलब बांग्लादेश में गद्दारों को कहा जाता है। ऐसा शब्द जो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट के गुस्से को उग्र कर दिया। इनके अलावा उनके नेता भी यही भाषा बोल बोलकर स्टूडेंट को भड़काने की कोशिश की। और तीसरी वजह यह भी है कि छात्रों की मौत पर खामोश रहना और मेट्रो जलने पर शेख हसीना का आंसू बहाना। इनके अलावा और भी कई वजह है जो बांग्लादेश के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। इसको लेकर अब शेख हसीना के बेटे ने काफी नाराजगी जताई है और उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश जिस प्रगति से आगे बढ़ रहा था वो अब रुक जाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।